वेलकम ऑल। आज का टॉपिक है इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। इसका एक बेसिक फीचर्स देखेंगे और इसका एक इंट्रोडक्टरी आइडिया हम लेंगे कि क्या है इम्यून सिस्टम, उसका क्या है बेसिक फीचर और इम्यूनिटी क्या है और इसके क्या टाइप्स होते हैं। सो इम्यून सिस्टम actually is a defense system of vertebrate. This is the very important thing. Immune system is the fully developed immune system is found in vertebrates, not in other group of animals. So what is this is the defense system against pathogen and foreign substance. कोई भी फॉरेन या तो ऑर्गेनिज्म हो जिसको पैथोजन बोलते हैं, जो हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, इन्फेक्शन काउज करता है, डिजीज काउज करता है, या कुछ इस तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह के फॉरेन सब्सटेंस हो सकते हैं, वो जो हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए, उससे भी डिफेंस बॉडी को किया जाता है. सो दैट इज ए इम्यून सिस्टम. वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, this also protect body from altered damaged self tissue और सेल. यदि हमारे बॉडी का कोई टिश्यू या सेल अल्टर्ड हो गया, उसमें कुछ इस तरह का म्यूटेशन हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया या इंजुरी हो गया, डैमेज हो गया, तो उस तरह के सेल्स को भी इम्यून सिस्टम रिमूव करता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करता है और उसको रिमूव कर देता है. एक और बात इंपॉर्टेंट है कि इम्यून सिस्टम यूजुअली बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो हम डेली खाना खाते हैं, तो वो भी फॉरेन सब्सटेंस ही है. बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, तो लेकिन उसके रिस्पॉन्स में कोई इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मली एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और हार्मफुल नहीं होते हैं यूजुअली. तो उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या होता है कि वो एक्टिवेट नहीं होता है, रिस्पॉन्स नहीं शो करता है, और यदि रिस्पॉन्स शो कर दे तो वो क्या कॉज करेगा? एलर्जी कॉज करेगा. तो इस तरह से ध्यान रखना है कि इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, एंड ऑल्सो if there are some damage in our cells or in some alteration in the modification in the cell, so also that harmful cell or unwanted cell is removed through the immune system. So this is a very important aspect of the immune system. किसका बना होता है? तो यदि हम देखें तो ये ब्लड वेसल्स, जिसमें कि स्पेशली क्या हो जाएगा, WBC ल्यूकोसाइट्स जिसको बोलते हैं, उसमें से जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिम्फोसाइट्स, टी सेल बी से जिसको कहते हैं. तो नॉर्मली जो WBC के सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में, और उसको उसके बाद होता है लिम्फाइड ऑर्गन्स. तो जैसे लिम्फ नोड होते हैं, इस तरह के जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है पूरी तरह इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम में. और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स, दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल साइटोकाइंस आर इन्वॉल्व इन द immune system. So collectively the blood cells and the circulatory system and the lymphatic system and lymphoid organ, then certain molecules uh, collectively form the immune system. So there are two type of immune system. This is the very obvious, very common thing, everybody know कि there are two type of innate and adaptive. Innate क्या होता है? इनबॉर्न होता है, बाय बर्थ मिलता है. ये या तो लेस स्पेसिफिक होता है या नो लेस, इसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होता है, इसमें मेमोरी नहीं होता है. आगे हम इसका और भी डिटेल हम देखेंगे. एडेप्टिव में क्या होता है कि ये ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर्ड होता है, बाय बर्थ नहीं मिलता है, डेवलप होता है धीरे धीरे, और जब ये पैथोजन को एनकाउंटर करता है तो तब उसमें डेवलपमेंट शुरू होता है, तब वो एक्टिव होता है. ये हाईली स्पेसिफिक होगा, बिल्कुल वन एंटीजन के लिए बिल्कुल वन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, वन पैथोजन के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा. और इसमें क्या होता है? मेमोरी होता है. यानी यदि एक पैथोजन बॉडी में आ गया तो उसको फिर से यदि दोबारा वो पैथोजन आता है हमारे बॉडी में, तो बॉडी मेमोरी में उसको रखता है और जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देता है नेक्स्ट टाइम. तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिक पार्ट है इम्यून सिस्टम का. अब हम देखते हैं इम्यूनिटी. इम्यूनिटी क्या है? सो एबिलिटी टू डिफेंड, ये हमारे बॉडी का एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है, जिसके वजह से क्या करते हैं कि पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट हमें डिफेंस क्रिएट होता है. सो दिस इज द एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फॉरेन सब्सटेंस, और यू कैन से दिस इज द स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट
harmful microorganisms and other foreign entities. तो simple, this is the ability to resist against the pathogen or defend against the pathogen. So this is the simple definition of the immunity. अब इम्यूनिटी क्या हो सकता है? दो तरह का इम्यूनिटी था, इनेट था, एडेप्टिव था। इनेट क्या था? लेस स्पेसिफिक था, और एडेप्टिव क्या था? हाईली स्पेसिफिक था। तो इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगा? दो तरह का हो जाएगा, इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा। और एक लेस स्पेसिफिक हो जाएगा इनेट, और हाईली स्पेसिफिक क्या हो जाएगा? एडेप्टिव हो जाएगा। इसके बाद तो इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारे बॉडी में? हमें इम्यूनिटी कौन देता है? तो इम्यून सिस्टम देता है। तो इम्यूनिटी हो गया। अब हम देखते हैं कि बेसिक फीचर्स इम्यून सिस्टम का क्या है। कौन सा ऐसा चीज है इम्यून सिस्टम में जो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक ऑपरेशंस। इम्यून सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, उसका क्या बेसिक फीचर है ऑपरेशन का? सो तीन होता है, रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड एंड रिमूवल। तीन काम करेगा। पहला काम करेगा कि वो रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा काम करेगा कि उसके प्रति जैसे रिकॉग्नाइज कर गया कि पैथोजन है, तो क्या करेगा? तुरंत उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड क्रिएट करेगा, या तो इनेट या तो एडेप्टिव। और उसके बाद क्या करेगा? उसको फाइनली रिमूव कर देगा। तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा एलोबरेट करके कि कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो रिकॉग्निशन कैसे होगा? रिकॉग्नाइज द पैथोजन थ्रू रिसेप्टर। हमारा बॉडी जब भी कोई चीज को रिकॉग्नाइज करता है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? उसके पास रिसेप्टर है। दैट इज द ओनली वन मेथड। उसके पास कोई आंख तो होता नहीं है। ठीक है, आंख उसका क्या है? तो रिसेप्टर है। तो थ्रू रिसेप्टर दे रिकॉग्नाइज कि दिस इज द पैथोजन, दिस इज द फॉरेन सब्सटेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच गिव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि इम्यून सिस्टम हैव द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, कि कौन सा अपना है कौन सा पराया है। क्योंकि यदि ये नहीं रहा एबिलिटी तो इम्यून सिस्टम का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर कोई भी बाहर से आया उसको भी मार देगा, जो बॉडी में उसको भी मार देगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या है? उसके पास एक एबिलिटी है। तो कैसे एबिलिटी होता है? क्योंकि वो रिकॉग्नाइज करता है कि कौन पैथोजन है और कौन नहीं है। तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? थ्रू द रिसेप्टर। दूसरा है रेस्पॉन्स। जब रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये क्या है? पैथोजेन है, तो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? वो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देगा। तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स होगा या एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स इज स्पेशल फॉर ईच टाइप ऑफ माइक्रोब, स्पेशली एडेप्टिव के केस में। जो इनेट होता है वो लेस स्पेसिफिक होता है, बट इन केस ऑफ द एडेप्टिव immunity, so there is the is the very specific, each microbes will have give the a very specific response. इसके बाद आएगा रिमूवल। ठीक है, तो अब उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए जब रिस्पॉन्स आ जाएगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा इम्यून सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द इम्यून रिस्पॉन्स। नाउ दे स्टार्ट टू मेकिंग द इफेक्टर्स। जैसे इफेक्टर्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम्स होता है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी एंड किलर सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, टी सेल और बी से सॉरी टी सेल साइटोटिक किलर सेल बनाता है, और बी सेल क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है इम्यून सिस्टम का, जो क्या करता है? रिमूव करता है। बहुत तरह से उसको किल करेगा पैथोजन को, और फाइनली उसको रिमूव आउट कर देगा बॉडी से। तो ये रिमूवल कैसे होता है? तो थ्रू द इफेक्टर मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम रिमूव द पैथोजेंस। सो ऑल्सो रिकॉग्नाइज, और ये जैसे कि पहले डिस्कस किए थे कि ये यदि कोई हमारे बॉडी में टिश्यू या सेल्स डैमेज कर जाता है तो उसको भी रिकॉग्नाइज करके उसको रिमूव करेगा। तो इस तरह से बेसिक समरी यदि देखें तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? रिकॉग्नाइज, रिस्पॉन्ड, रिमूवल। रिकॉग्नाइज में क्या हो जाएगा? थ्रू रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेगा, और उसी की वजह से उसको पता चलता है कि क्या सेल्फ है क्या नॉन सेल्फ है। और जब रिकॉग्नाइज करेगा तो क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। तो दो तरह का रिस्पॉन्ड होगा, इनेट होगा लेस स्पेसिफिक, और एडेप्टिव क्या होगा? हाईली स्पेसिफिक होगा। और ये क्यों जरूरत पड़ता है? पहले इनेट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिक्स्ड है। तो जैसे ही हमारे बॉडी में पैथोजन इंटर करता है तो पहले उसको रोकना जरूरी है, उसको प्रोलिफरेशन से रोकना जरूरी है, क्योंकि एडेप्टिव को डेवलप करने में टाइम लगेगा, तुरंत नहीं होता है। ये रेडी होता है। इनेट क्या होता है? बाय तो बिल्कुल हमेशा रेडी रहेगा, लेकिन ये रेडी नहीं रहता है, इसको थोड़ा टाइम लगता है रेडी होने में। तो इसीलिए इनेट, फिर उसके बाद एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, बट ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। उसके बाद फाइनली जब इस रिस्पॉन्स से क्या बनेगा? इफेक्टर
बनेंगे, इफेक्टर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें एंटीबॉडी बनेगा, किलर सेल्स बनेगा और भी बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से फाइनल उसका रिमूवल हो जाएगा पैथोजेंस का। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो दो टाइप्स है। इनेट इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इनेट रिस्पॉन्स देगा और यही इनेट इम्यूनिटी भी हमारे बॉडी को देगा। तो इनेट इम्यून सिस्टम का अपना कंपोनेंट्स है और एडेप्टिव और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, एडेप्टिव रिस्पॉन्स देगा, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स देगा और इसी को बोलेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनेट और इम्यून सिस्टम दो हम अलग अलग सेपरेटली पढ़ते हैं बट एक्चुअल में दोनों इंटरकनेक्टेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा और फाइनल एक्टिवेट होने के बाद फिर ये इनेट सिस्टम को भी अपने में शामिल करके किल करता है और रिमूव करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों में हमेशा इंटरकनेक्टेड है दोनों दोनों का मैकेनिज्म। अब है इनेट इम्यून सिस्टम का यदि बेसिक फीचर हम यहाँ पर देखें, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत डिटेल से हम इसको करेंगे बट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बेसिक फीचर होता है। तो इनेट इम्यून सिस्टम क्या होगा, इनबॉर्न होगा, जेनेटिक होगा और इनहेरिटेड होगा, पेरेंट्स से आएगा इनहेरिट होके। सो ऑब्वियसली नॉन स्पेसिफिक होगा और सेमी स्पेसिफिक होगा। कैसे, इसमें कई सारे बैरियर्स होते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम में कई सारे बैरियर होते हैं जिसमें कि फिजिकल बैरियर और केमिकल जो बैरियर्स होता है, नॉर्मली इसको नॉन स्पेसिफिक बोला जा सकता है। हालांकि ये भी एक तरह का स्पेसिफिक होता है क्योंकि मान लीजिए कोई केमिकल्स है, हमारे बॉडी को तो किल नहीं करता है लेकिन कोई बाहर से बैक्टीरिया आता है तो उसको किल करता है, तो थोड़ा सा तो स्पेसिफिकेशन हुआ बट इन द सेंस कि हम बोल सकते हैं कि फिजिकल और केमिकल बैरियर इसको नॉर्मली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है सेलुलर बैरियर। हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, इनेट इम्यून सेल्स भी होते हैं जैसे मैक्रोफेज होते हैं, इस तरह के जो होते हैं सेलुलर बैरियर्स को क्रिएट करता है। वो क्या करता है, जैसे ही पैथोजन हमारे बॉडी में है वो इनगल्फ करना शुरू कर देगा। तो ये कैसे करेगा, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक होता है। ये एक ब्रॉड रेंज का एक मॉलिक्यूल्स होता है पैथोजन पर जिसको बोलते हैं पैम्स, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। तो एक सर्टेन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो होस्ट से अलग होता है और ये बहुत एक ब्रॉडर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया या पैथोजेंस में होता है, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है। कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, हमेशा पता है कि रिसेप्टर, तो इस रिसेप्टर को बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर भी रिसेप्टर और लाइगेंड का काम है। सो पैम्स यहाँ पर लाइगेंड की तरह काम करता है और ये रिसेप्टर की तरह, दैट इज कॉल्ड द PRR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादातर बुक्स में ये चीजों का, बहुत एडवांस बुक में ये चीजें मिलेंगी, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। इसके बाद कुछ और भी देखते हैं, इफेक्टर मैकेनिज्म क्या है इनेट इम्यून सिस्टम का। तो फैगोसाइटोसिस होगा, कंप्लीमेंट सिस्टम होगा, इन्फ्लामेशन मैकेनिज्म होगा। तो ये सारे इफेक्टर मैकेनिज्म्स हैं जो कि इनेट इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो ये जो रिस्पॉन्स होगा इनेट इम्यून सिस्टम क्विक होगा, फिक्स होगा। ये है कि बूस्टअप नहीं होता, एक ही जैसा रहेगा, फिक्स रहेगा और ये थोड़े टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। यदि ज्यादा देर रह गया और यदि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम नहीं एक्टिवेट हुआ तो फिर इनेट इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, नहीं काम कर पाएगा। और ऑब्वियसली इसके पास कोई मेमोरी नहीं है, यानी हर बार जब सेम ही टाइप का पैथोजन हर बार इंटर करेगा और हर बार ये सेम टाइप का रिस्पॉन्स देगा, कोई ज्यादा और कम जैसा की बात नहीं है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो ये ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये पहले डेवलप होता है, उसमें बहुत सारी चीजें बनता है, ठीक है। तो ये एक्वायर ड्यूरिंग, और जब ये इनकाउंटर करता है पैथोजन से तब ये फाइनली डेवलप होता है। तो जब इनकाउंटर करेगा, उसको देखेगा, समझेगा, तभी वो अपने आप को फिर रेडी करता है और ये हाईली स्पेसिफिक होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि हाईली स्पेसिफिक किस लेवल तक का होता है। हमें एक पता है एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स है, नॉर्मली प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये कोई भी पैथोजन है उसके बॉडी पे होता है या उसके इनसाइड में होगा, तो ये एंटीजन हुआ, ठीक है। इस एंटीजन में भी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पार्ट्स होते हैं, ये एक एक एपेटॉप्स की तरह काम करता है। यानी हर एपिटॉप्स बहुत ही स्पेसिफिक होता है और उससे एक एंटीबॉडी रिलीज होता, मतलब बनेगा रिस्पॉन्स के थ्रू। तो ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होता है, इसके लिए इसको कहा जाता है। इसमें दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल और बी सेल। तो ये कैसे करेगा रिकॉग्नाइज, अगेन द बेसिक फॉर्मूला कि पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर रिस्पॉन्ड देगा,
फिर रिमूव करेगा। तो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? तो थ्रू रिसेप्टर। तो रिसेप्टर कहाँ पर होता है? बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर, इसी के थ्रू वो रिकॉग्नाइज करेगा। सॉरी, बी सेल में बी सेल रिसेप्टर होगा और टी सेल में टी सेल रिसेप्टर होगा, थोड़ा उल्टा लिख दिया था। सो हाईली स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, यानी कि हर एपिटॉप्स के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद होता है और वो उस चीज को। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना कि फिर एंटीबॉडी क्या है? तो बी सेल रिसेप्टर, जब ये बी सेल है, इसके ऊपर जब ये लगा रहेगा, इसके ऊपर जब लगा रहेगा तो उसको हम बी सेल रिसेप्टर बोलेंगे। जब ये सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा, तब हम इसको बोलेंगे एंटीबॉडी। क्योंकि जब बी सेल मैच्योर हो जाता है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा सेल बोलते हैं, फिर वो एंटीबॉडी रिलीज करना शुरू कर देता है ब्लड में, क्योंकि वो फिर वो जाकर वो डायरेक्ट जहां जहां पैथोजन होगा उसको किल करेगा। सो एंटीबॉडी जब मेडिएटेड होता है उसको ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और टी सेल मेडिएटेड होता है या सेल मेडिएटेड इफेक्टर मैकेनिज्म। तो दो तरह का इफेक्टर मैकेनिज्म होता है, एंटीबॉडी बी सेल मेडिएटेड, एंटीबॉडी मेडिएटेड, और एक टी सेल मेडिएटेड जिसमें कि किलर सेल, जिसको साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, वो डेवलप होता है। तो इस तरह से इसका इफेक्टर मैकेनिज्म होता है। तो फाइनली हम देखते हैं, हाँ, इसमें जो पहली बार जब रिस्पॉन्स होगा, पहली बार जब कोई पैथोजन इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा स्लो होता है, 3-4 दिन 5 दिन टाइम ले सकता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा और ये लॉन्ग टर्म तक चलता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास मेमोरी होगा कि जब भी एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए जो इसका मैकेनिज्म, उसका जो इफेक्टर बनेगा, बी सेल एक्टिवेट होगा, टी सेल एक्टिवेट होगा, तो उसका कुछ जो कॉपी होता है एज ए मेमोरी रख लिया जाता है कि दोबारा आएगा तो इतना ज्यादा उसको प्रोसेस की जरूरत नहीं। क्योंकि जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट होता है उसमें इनेट इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो पहले खबर देता है, वो पहले वहां के एंटीजन को इसको प्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड द एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये एक न्यू वीडियो में इसको देखेंगे। तो यहाँ पर तो सेकेंड टाइम में जैसे ही इंटर करेगा, क्योंकि वो मेमोरी सेल बना हुआ है, तो डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। सो अब यहाँ पर क्या है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी फर्दर ये एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। इसको हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में। थोड़ा यह कंपेरिजन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? इनबॉर्न हो जाएगा, इनहेरिटेड हो जाएगा, जेनेटिक हो जाएगा। एक्वायर्ड क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये डेवलप करेगा, बहुत ही हाईली वर्सेटाइल होता है ये। जब ये इनकाउंटर करेगा तो हर पैथोजन के लिए बिल्कुल ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा। नॉन, ये क्या हो जाएगा कि सेमी स्पेसिफिक होगा या नॉन स्पेसिफिक होगा। ये हाईली स्पेसिफिक होगा। इसमें कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो सेलुलर बैरियर जो रिकॉग्नाइज करता है, तो पैम्स को रिकॉग्नाइज करता है, पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। किसके थ्रू? तो रिसेप्टर होता है, दैट इज कॉल्ड द पीआरआर, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। और कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं जो रिकॉग्नाइज करता है। यहाँ पर कौन रिकॉग्नाइज करेगा? तो टी सेल और बी सेल रिकॉग्नाइज करेगा थ्रू द टी सेल रिसेप्टर, बी सेल रिसेप्टर। तो किसको रिकॉग्नाइज करेगा? तो एंटीजन को। यहाँ पे किसको रिकॉग्नाइज करता था? पैम्स को। यहाँ पे किसको करेगा? एंटीजन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इनेट में क्या था? पैम्स था, और एडेप्टिव में क्या था? एंटीजन था। ठीक है। एंड पैम्स को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? पीआरआर। और एंटीबॉडी को कौन रिकॉग्नाइज करेगा? बी सेल रिसेप्टर और टी सेल रिसेप्टर। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यदि तुम देखो इस लेवल पे, मलकर लेवल पे, तो इनेट और एडेप्टिव में ये एक बेसिक डिफरेंस है। इफेक्टर मैकेनिज्म पता है, फेगोसाइटोसिस, कंप्लीमेंट सिस्टम, इन्फ्लामेशन यहाँ पर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंटीबॉडी एंड किलर सेल, ये इसका इफेक्टर मैकेनिज्म है। क्विक होगा, ये स्लो होगा, बट सेकेंडरी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेमोरी नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा? मेमोरी होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम इसका समरी भी देख लिए। अब टाइप्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, इसको थोड़ा समझना है कि है क्या। एडेप्टिव इम्यूनिटी फर्दर एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है, और एक्टिव भी ये नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है। पैसिव क्या हो सकता है? नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। तो देखते हैं एक एक करके। एक्टिव इम्यूनिटी कब कहेंगे? जब पैथोजन का डायरेक्ट एक्सपोजर होगा। ठीक है। पैथोजन डायरेक्टली हमारे बॉडी में इंटर करेगा और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, और वो क्या बनाएगा? अपना एंटीबॉडी बनाएगा। कहीं बाहर से इसने एंटीबॉडी नहीं लेना है, डायरेक्ट इसके पास पैथोजन आया, इंटर किया, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एंटीबॉडी रिलीज हुआ। अब ये जो पैथोजन इंटर कर रहा है वो दो तरह से इंटर हो सकता है। एक नेचुरल वे में इंटर कर सकता है,
तो हम क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शन, कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, नेचुरली इंटर किया हमारे बॉडी में, और तो दैट इज कॉल्ड द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और एक होता है आर्टिफिशियल, कि नेचुरली नहीं हो रहा है लेकिन हम इंटेंशनली, हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर देते हैं पैथोजन को बॉडी में। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट में करते हैं, और ये टेक्निक यूज किया जाता है किसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कि पहले से ही कोई इस तरह का हमारे बॉडी को तैयार कर दिया जाता है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे पोलियो वैक्सीन दे दिया जाता है कि अब उसको पोलियो डिजीज नहीं होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ जो पैथोजन होता है, इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि इंटर किया और बहुत ज्यादा तुरंत वो अपना रिएक्शन शो कर देता है, इससे पहले कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, और वो पहले ही अपना इफेक्ट दिखा चुका होता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि वैक्सीनेशन दे दिया जाता है, कि शरीर को पहले ही तैयार कर दिया, यानी कि उसको, शरीर को थोड़ा सा एंटीजन दिखा दिया जाता है उसके बॉडी में कि तुम तैयार कर लो अपना। तो ये इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन, यानी कि उसको पैथोजन दे दिया और वो अपने आप को इम्यूनाइज कर लेगा उस पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट, ये ध्यान रखना। दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का क्या है कि इसको रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी, पैथोजन नहीं दिए हैं, क्या दे दिए, रेडीमेड एंटीबॉडी दे दी। सीरम में एंटीबॉडी रहता है, कहीं पर और किसी ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हुआ था, उसको हमने निकाला और दूसरे के बॉडी में डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है, तो इसी को बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब ये भी दो तरह का हो सकता है कि ये जो एंटीबॉडी है, रेडीमेड एंटीबॉडी, दो तरीके से जा सकता है। एक हो सकता है कि नेचुरल मीन में जा सकता है, जैसे कि मदर से, एक एग्जांपल है, एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा इनटू फेटस। जब फिटस में रहता है, फिटस रहता है मदर के बॉडी में, तो प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, तो प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, वो किसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, फिटस को। तो ये भी गया थ्रू मदर, गया, तो नेचुरल एक वे है, कोई इंटेंशनली नहीं दिया है, कोई आर्टिफिशियली इंजेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है कि बेबी जब मिल्क लेता है मदर से, तो क्या होता है वहां पर, वो मिल्क में भी एंटीबॉडी होता है, तो वहां से भी एंटीबॉडी मिल गया, तो ये भी एक नेचुरल तरीका है। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हो गया। और एक होता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या हो जाएगा कि हम इंटेंशनली जो होता है एंटीबॉडी, हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, तो इसको पैसिव वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। जो ये बहुत कॉमन होता है कि कहीं पर कुछ इंजरी हो गया, कोई लोहा वगैरह से स्पेशली यदि इंजरी हुआ, तो हम क्या लेते हैं, टिटवैक लेते हैं ना। तो वो जो एंटी टिटनस इंजेक्शन है, टिटवैक जिसको बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में पैसिव इम्यूनिटी, हालांकि अब वो मिक्सर आने लगा है, उसमें एक्टिव वैक्सीनेशन भी होता है और पैसिव वैक्सीनेशन भी होता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन क्रिएट करता है। तो इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी भी हो गया। तो हम इसका समरी देख लेते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरह का हो जाएगा, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्टिव होगा इम्यून सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट एंटीजन एक्सपोजर, उसको एंटीजन मिला तो दिस इज द वेरी। अब ये नेचुरल होगा यदि नेचुरल वे में इंटर किया, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, और यदि हम इंटेंशनली इंजेक्ट कर देते हैं पैथोजन को, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, उसी को बोलते हैं वैक्सीनेशन। पैसिव में क्या हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं करेगा, ठीक है, केवल हम बाहर से किसी अदर सोर्स से एंटीबॉडी हम बॉडी में दे देते हैं, या तो नेचुरल वे में चला जाए थ्रू द मदर टू द फीटस और बेबी, ठीक है, और या आर्टिफिशियल वे में क्या हो जाएगा कि एंटीबॉडी हम इंजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें मेथड हो सकता है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक ओवरऑल जो बेसिक फीचर हो सकता है इम्यून सिस्टम का, वो हम आज डिस्कस किए। आगे हम एडेप्टिव और इनेट इम्यून सिस्टम को सेपरेटली देखेंगे बहुत ही डिटेल में, फिर उसके जो इफेक्टर मैकेनिज्म है, जैसे इन्फ्लामेशन है, फेगोसाइटोसिस है, या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, उस सबको एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।